गुड मॉर्निंग। पीछे की क्लासों में अपन ने ख्याति का लेखांकन टॉपिक क्लियर कर लिया था। आज इस क्लास में अपन अगला टॉपिक लेंगे। शुरू में मैंने आपको 5 टॉपिक लिखवाए थे, आपको याद होगा। सबसे पहले मैंने लिखवाया था आपको कि नए साझेदार के प्रवेश पर किए जाने वाले समायोजन। उन समायोजनों में पहला समायोजन था एसआर और एनपीएसआर की गणना करना। वो टॉपिक अपने क्लियर कर लिया। नंबर 2 टॉपिक अपना था ख्याति का मूल्यांकन और ख्याति का लेखांकन। ये टॉपिक आपने अच्छे से समझ लिया। आज अपन मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंगे नंबर 3। तीसरा अपना टॉपिक रहेगा संपत्ति व दायित्व। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन, यह अपना आज का टॉपिक है। संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन व दायित्व का पुनः निर्धारण है। दायित्वों का पुनः निर्धारण। तो ये टॉपिक भी यूं कहें कि ख्याति के बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो न्यूमेरिकल में भी आपके काम आएगा। तो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्व का पुनर्निर्धारण क्या है, इससे आप क्या समझे? तो ये जो टॉपिक है आपको यह बताएगा कि नया साझेदार जब फर्म में प्रवेश करता है उसी दिन से संपत्ति और दायित्व की गणना दोबारा से की जाती है। संपत्ति और दायित्व गणना दोबारा से की जाती है। क्यों? संपत्ति की वैल्यू बन मार्केट वैल्यू दोबारा कैलकुलेट करते हैं। यदि वैल्यू बढ़ जाती है तो लाभ हो गया, तो पुराने पार्टनर्स ये लाभ नए को देना नहीं चाहेंगे। इसके विपरीत संपत्ति और दायित्व की गणना जब दोबारा की गई और गणना दोबारा करने से हानि हो गई है, तो नया साझेदार हानि में हिस्सा लेना नहीं चाहेगा। तो सार गर्भित यही है कि जब भी कोई नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है तो उसी दिन संपत्ति और दायित्व की गणना दोबारा की जाती है। दोबारा गणना करने से जो हानि होती है चाहे लाभ होता है, ये पुराने पार्टनर्स में ही इसका वितरण होता है। इसके लिए एक विशेष खाता खोला जाता है। उस खाते का नाम है पुनर्मूल्यांकन खाता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो आओ समझें संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्वों का पुनर्निर्धारण है। तो दो टॉपिक है, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन है और दूसरा आ गया दायित्व का पुनः निर्धारण। तो संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन अपन करेंगे तो संपत्ति में या तो वृद्धि होगी या फिर संपत्ति में कमी होगी। यदि संपत्ति में वृद्धि होती है, असेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तब उसका फायदा पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। पूरा सार निकालेंगे, संपत्ति बढ़ेगी और दायित्व घटेंगे। देखो संपत्ति का तो बढ़ना, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज।
ये दो ही आपको समझने हैं, बाकी दो स्थिति उनकी उल्टी हो जाएगी। तो ये दोनों ही जो कंडीशन है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स और डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज, इससे रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट होता है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होता है क्योंकि संपत्ति की वैल्यू बढ़ने का मतलब है पुराने पार्टनर्स को फायदा होना, और उसका जो लेखा किया जाता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में, और इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो हो जाएगा क्रेडिट। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज या प्रोविजन, अगर दायित्व की वैल्यू पहले से कम हो जाती है तो उसका फायदा पुराने पार्टनर्स को मिलेगा। सीधी सी बात है, रीवैल्यूएशन जो अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इन दोनों परिस्थितियों में रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसे अपन क्रेडिट करेंगे, उसे सीआर करेंगे, सीधी सी बात ये। इसके विपरीत आप देखेंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स और इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, तो ये जो आप देख पा रहे हैं, संपत्ति की वैल्यू कम होना और दायित्व की वैल्यू बढ़ना दोनों ही नुकसानदायक है। पुराने पार्टनर्स को दोनों ही कंडीशन में घाटा हो रहा है, क्योंकि नया पार्टनर प्रवेश कर रहा है, उस स्थिति में संपत्ति की वैल्यू गणनाएं दोबारा की गई है, तो दोबारा गणना करने से संपत्तियों की वैल्यू घटी है, और दायित्व का दोबारा निर्धारण किया, उस स्थिति में इंक्रीज लायबिलिटीज में या प्रोविजन में इंक्रीज हुआ है। तो ये दोनों ही परिस्थिति बताती हैं कि पुराने पार्टनर्स को लॉस हो रहा है, और इसके लिए समायोजन जिस खाते में किया जाता है वो खाता डेबिट हो जाएगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो इस परिस्थिति की वजह से डीआर हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है। पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनः मूल्यांकन, तो जब भी नया साझेदार फर्म में प्रवेश करता है, संपत्ति और दायित्व की गणना दोबारा नए सिरे से होती है, क्योंकि पुराना जो नया पार्टनर है वो पुरानी वैल्यू पर यकीन नहीं करता, और ना ही ये कोई तरीका है, वो तो दोबारा करना चाहेगा। जो आज की तारीख में वो प्रवेश कर रहा है, उस समय फर्म की प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, उसी के अनुसार वो पूंजी निवेश करता है। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट की गणना की जाती है। उससे निकल करके जो लाभ या हानि जो भी आएगा, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, क्योंकि हो सकता है रिवैल्यूएशन सीआर ज्यादा हो और रिवैल्यूएशन डीआर कम हो, तो इस अकाउंट से सार जो निकल करके आएगा, या अगर ये ज्यादा होगा, सीआर ज्यादा है डीआर की बजाय, तब तो होगा प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को पुराने पार्टनर्स अपने पुराने लाभ अनुपात में बांट लेंगे। यहां एसआर का कोई रोल नहीं है। यदि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड ज्यादा है बजाय सीआर के, तब यहां यह अकाउंट आपको हानि को दर्शा रहा है, और हानि हो रही है तो पुराने पार्टनर्स अपने पुराने लाभ अनुपात में हानि को वहन कर लेंगे। तो इस खाते से नए साझेदार को चाहे प्रॉफिट है चाहे हानि है, उसमें हिस्सा नहीं दिया जाता। यह केवल पुराने पार्टनर्स के ही खातों में एडजस्ट होता है। इस खाते का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अब अपने किस प्रकार लेखा करेंगे, इसकी कैसे एंट्रियां बनेंगी और कैसे अकाउंट प्रिपेयर होगा, यह अपन आज की क्लास में समझेंगे। आओ
तो देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में की जाने वाली प्रविष्टियां, की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियां, लेखांकन प्रविष्टियां। ध्यान रहे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इन दोनों को मिलाकर के ये अपना रिवैल्यूएशन खाता बनाया जाता है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियां आज आपको समझनी है। कब कब डीआर होगा, कब सीआर होगा। मेन जो सारांश था मैंने आपको अभी बता दिया कि कब डीआर करना है, कब सीआर करना है। अब आप क्लियर कर लें। नंबर 1, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होने पर, तो अपन गणनाएं दोबारा कर रहे हैं। दोबारा गणना करने से यदि कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इस दशा में प्रविष्टि बन जाती है असेट्स अकाउंट डीआर रिलेटेड असेट्स अकाउंट डीआर रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट being increase in value of assets। आप समझ पा रहे हैं कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है। कोई भी संपत्ति बढ़ रही है, मशीन बढ़ रही है, एक फर्नीचर है, एक बिल्डिंग है, तो यहां उस संपत्ति को तो डीआर कर देना और रिवैल्यूएशन खाता सीआर हो जाएगा। नंबर 2, संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर, संपत्तियों के मूल्यों में कमी होने पर, संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर यदि असेट्स की वैल्यू गिरती है, तो असेट्स की वैल्यू गिरती है, रीवैल्यूएशन जो खाता है उसको डेबिट कर दें। पूर्व मैंने आपको समझा दिया है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर और टू सन्ड्री एस्पेक्ट असेट्स या रेस्पेक्टिव, जो भी संपत्ति उसकी वैल्यू गिरती है उसको सीआर कर देंगे। बीइंग डिक्रीज in value of assets, being decrease in value of assets। संपत्ति की वैल्यू गिरती है तो रिवैल्यूएशन डीआर होता है, और संपत्ति की वैल्यू बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन सीआर होता है। ऐसे ही पुस्तकों में नहीं दर्शाई हुई, पुस्तकों में नहीं दर्शाई गई, पुस्तकों में नहीं दर्शाई गई संपत्ति, पुस्तकों में नहीं दर्शाई गई संपत्ति, इसको आप समझ लें अच्छे से। इसे बोलते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स, अनरिकॉर्डेड असेट्स। नया साझेदार फर्म में प्रवेश कर रहा है, कोई संपत्ति है जो इन्होंने अपनी बैलेंस शीट में प्रदर्शित नहीं कर रखा है और नए साझेदार के प्रवेश करने पर वो ध्यान में आई है, तो उसका नाम है अनरिकॉर्डेड असेट्स। और अनरिकॉर्डेड असेट्स है जब फर्म में आती है, एक प्रकार से इसका लिंक बढ़ जाता है कि संपत्ति बढ़ रही है। इंडिविजुअल संपत्ति में तो वृद्धि नहीं हो रही है,
लेकिन फर्म की टोटल संपत्तियों में इजाफा हो रहा है, फर्म की टोटल संपत्तियों में इजाफा हो रहा है, इसे बोलते हैं पुस्तकों में नहीं दर्शाई गई संपत्ति, उसका लेखा करोगे तब आपका एंट्री बन जाएगी अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डीआर, अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूशन, टू रीवैल्यूशन, टू रिवैल्यूशन अकाउंट being unrecorded assets entered, being unrecorded assets entered। और देखें इसके बाद, तो ये तो था संपत्तियों में वृद्धि होना, संपत्ति में कमी होना, पुस्तकों में नहीं दर्शाई गई संपत्ति का लेखा करना। अब आप समझोगे दायित्व के बारे में, लायबिलिटीज के बारे में। तो दायित्व का पुनर्निर्धारण कर रहे हैं अपने, या प्रोविजन नंबर 4, दायित्वों व आयोजनों, आयोजन मतलब प्रोविजन, आयोजनों के मूल्यों में इजाफा होने पर, वृद्धि होने पर, वृद्धि होने पर, तो आयोजनों के मूल्य में वृद्धि हो रही है। ऐसी स्थिति में आप समझ लें, अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि दायित्व का बढ़ने का मतलब क्या है। पहले से पैसा ज्यादा चुकाना पड़ेगा, और ज्यादा चुकाना पड़ेगा तो एक प्रकार से लॉस हो गया है कि लायबिलिटीज अपनी बढ़ गई है, भुगतान ज्यादा करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में रीवैल्यूएशन अकाउंट को डीआर करें, रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, और टू रेस्पेक्टिव liabilities and provision, liabilities and provision being increase in value, increase in value of liabilities and provision। तो दायित्व के मूल्य में वृद्धि होना या आयोजन के मूल्य में वृद्धि होना, घाटा हो रहा है, घाटे की स्थिति में रीवैल्यूएशन को डीआर करेंगे, और जो लायबिलिटीज या जो प्रोविजन बढ़ गया उसको सीआर कर दो। ऐसे ही दायित्वों व आयोजनों के मूल्यों में कमी होने पर, आयोजनों के मूल्यों में कमी होने पर, मूल्य में कमी होने पर, तो दायित्व व आयोजनों के मूल्य में कमी होती है, तो सीधी सी बात यह है कि पुराने पार्टनर्स को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहले दायित्व जो लिखा गया था या आयोजन था, नए साझेदार के प्रवेश पर उनकी पुनर्निर्धारण जो दोबारा हुई है उसमें वैल्यू कम हुई है। जितनी वैल्यू कम हुई है उतना उनको फायदा हो गया, और फायदे की स्थिति में रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर होता है। तो लायबिलिटीज या प्रोविजन को डीआर कर दो, लायबिलिटीज एंड प्रोविजन अकाउंट डीआर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। being decrease
डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो आप देख पा रहे हैं कि पहले अपने संपत्ति वाला जो लिया था पुनर्मूल्यांकन है, जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। यहां पर जस्ट उसका अपोजिट हो रहा है। आपको तो यह देखना है कि पुराने पार्टनर्स कब फायदे की स्थिति में है और कब घाटे की स्थिति में, उसके अनुसार ही आपको चलना है। फिर नंबर 6, पुस्तकों में नहीं दर्शाए गए दायित्वों का लेखा, दायित्वों व आयोजनों का लेखा, दायित्वों व आयोजनों का लेखा। जो पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है तो दर्ज नहीं किया गया है तो आप दर्ज कर देंगे। और दर्ज करने का मतलब इंडिविजुअल लायबिलिटीज या प्रोविजन में यहां वृद्धि नहीं हो रही है, यहां वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन फर्म के जो टोटल लायबिलिटीज है या टोटल जो करेंगे अपन उसमें इजाफा हो रहा है। तो उसमें इजाफा होने का मतलब है ऐसा कोई दायित्व था जो पहले पुस्तकों में दर्ज नहीं था, बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं था, उसको अपने को अब रिकॉर्डेड करना है। और अब रिकॉर्डेड करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो डेबिट होगा, क्योंकि पुराने पार्टनर्स को घाटा हो रहा है। इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर और टू liabilities and provision account being unrecorded liabilities and provision entered उसका लेखा कर दिया अपन ने। जो पहले से लेखा किया हुआ नहीं था उसका अपन लेखा कर चुके हैं। तो ये स्थिति आपके सामने थी, ये 6 परिस्थितियां आ गई हैं। अब अपने को एक और समझना है कि संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन कर लिया और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन अपने इन 3 एंट्रियों में कर लिया। तो अब इसका सार जो है वो सार आपको ये देखना है कि ऑल ओवर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट अमाउंट कितने से है और क्रेडिट अमाउंट कितनी है। डिफरेंस में आप पाएंगे कि क्रेडिट ज्यादा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, तब तो आपको मतलब पुराने पार्टनर्स को फायदा हो रहा है, एक प्रकार से उनको लाभ हो रहा है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड लाभ उनको कर देंगे। इसके विपरीत रीवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट अमाउंट है वो ज्यादा है बजाय क्रेडिट अमाउंट के। ऐसी स्थिति में पुराने पार्टनर्स को घाटा हो गया है, हानि हो गई है, तो वो वहन कर लेंगे। इसके लिए एंट्री नंबर 7, तो 7वीं एंट्री इस टॉपिक की बन जाएगी पुनर्मूल्यांकन खाते से लाभ होने पर। पुनर्मूल्यांकन खाते से लाभ तभी होगा जब क्रेडिट ज्यादा होगा और डेबिट कम होगा। अंतर की राशि प्रॉफिट है और उस प्रॉफिट को पुराने पार्टनर्स में बांट करके रीवैल्यूएशन खाता बंद कर देंगे। एंट्री बन जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पुनर्मूल्यांकन खाते का लाभ है चाहे हानि वो ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती है ओल्ड रेशियो में। बीइंग रीवैल्यूएशन प्रॉफिट credited
इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो इन ओपीएसआर इन ओपीएसआर। तो ये आप अच्छे से समझ लें कि रीवैल्यूएशन खाता जब आप बनाते हैं उस खाते का क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड ज्यादा होने का मतलब यही है कि लाभ हो रहा है, और लाभ को पुराने पार्टनर्स को जैसे ही बांट दिया जाएगा मतलब उनका अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट और रीवैल्यूएशन खाता बंद हो जाएगा। जितना डीआर है उतना ही सीआर है। इसके विपरीत पुनर्मूल्यांकन खाते से हानि होने पर हानि होती है तो विपरीत प्रविष्टि कर दें। पुराने पार्टनर्स हानि को वहन कर लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर और टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। हानि तभी होगी जब रीवैल्यूएशन अकाउंट है वो डीआर ज्यादा होगा और सीआर कम होगा, उसी स्थिति में हानि होती है। बीइंग लॉस डेबिटेड रीवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड इनटू ओल्ड पार्टनर इन ओपीएसआर। तो ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट, संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन और दायित्व का पुनः निर्धारण। उसमें आपने अच्छे से समझ लिया कि कोई भी पार्टनर जब फर्म में प्रवेश करता है तो संपत्ति और दायित्व की एक बार दोबारा गणना होती है। दोबारा गणना होने से चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, इस पर नए पार्टनर का कोई अधिकार नहीं है। उस लाभ हानि को पुराने पार्टनर से पुराने अनुपात में बांट लेते हैं। अब आपको यह भी समझना है कि कैसे पता लगेगा क्वेश्चन में कि संपत्ति बढ़ रही है या संपत्ति घट रही है, या दायित्व बढ़ रहा है या दायित्व कम हो रहा है। यह आपको जानना भी अति आवश्यक है, तो इसको भी आप समझ लें। जब प्रश्न में यह लिखा हुआ है, जब प्रश्न में क्लियर लिखा हुआ है संवृद्धि चाहे वो कितनी अमाउंट आए, कोई भी संपत्ति है चाहे कोई भी दायित्व है, संवृद्धि शब्द आता है, इसका मतलब है जो राशि दी हुई होती है, जो राशि दी हुई होती है उसी राशि का अपन लेखा करेंगे। जैसे फर्नीचर है, लिखा हुआ प्रश्न में फर्नीचर को 5,000 रुपए से बढ़ाया जाए, तो संवृद्धि या यूं लिख लें से बढ़ाया जाए। तो सेम बढ़ाया जाए जब शब्द आता है तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो राशि दी हुई है वही राशि आपको लिखनी है। उसी राशि से उसी राशि को खाते में दर्शाएंगे, खाते में लिखेंगे। दूसरा फिर ऐसे भी आ सकता है,
संपत्ति व दायित्व, संपत्ति व दायित्व तक बढ़ाया जाए। तक शब्द आएगा, तक बढ़ाया जाए, तक बढ़ाया जाए। तो संपत्ति व दायित्व तक बढ़ाया जाए। तक में आपको ध्यान ये रखना है कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू दी हुई है पुरानी और अब नई वैल्यू के लिए कह रखा है तक बढ़ाए, इसका मतलब आपको वो राशि नहीं लिखनी है। इसका समाधान आपको यह करना है, पुस्तक मूल्य व पुनर्मूल्यांकित मूल्य, पुनर्मूल्यांकित मूल्य का अंतर, पुनर्मूल्यांकित मूल्य का अंतर खाते में लिखें, रिवैल्यूएशन खाते में लिखें या रिवैल्यूएशन खाते की एंट्री बना के तो वहां दर्शाएं। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा, नहीं आपका रिवैल्यूएशन खाता गलत हो जाएगा। अगर रिवैल्यूएशन खाता गलत हो गया तो आगे तो पूरा अकाउंट ही गलत होता जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी। तो आपका कहने का मतलब है बोर्ड एग्जाम में जो 6 नंबर का प्रश्न आता है वो आप गलत कर बैठोगे। इसलिए इन पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्वयं वृद्धि है, उसी राशि को लिखना है, चाहे खाते की बात हो चाहे एंट्री की बात हो। और तक लिखा हुआ आता है तो पुस्तक मूल्य मतलब बैलेंस शीट में जो दिया हुआ है संबंधित संपत्ति की वैल्यू और नई वैल्यू उसकी कितनी है, उन दोनों का अंतर आपको लिखना है। उसके बाद कई बार यह भी लिखा हुआ आता है अधिमूल्यांकित, अधिमूल्यांकित, अधिमूल्यांकित शब्द लिखा हुआ आता है कई बार। फर्नीचर 10% अधिमूल्यांकित है, फर्नीचर 10% अधिमूल्यांकित है। अधिमूल्यांकित मीन्स है कि पहले से वो संपत्ति ज्यादा लिखी हुई है, पहले से वो संपत्ति ज्यादा लिखी हुई है। अब आपको इसको कैसे अमाउंट कितनी ज्यादा लिखी हुई है वो राशि कैसे पता करेंगे। अधिमूल्यांकित स्थिति में क्या करना है, आधिक्य राशि बराबर, अधिमूल्यांकित का मतलब ज्यादा लिखा हुआ, आधिक्य राशि बराबर पुस्तक मूल्य, पुस्तक मूल्य इंटू दर बट्टा 100 माइनस 100 प्लस दर, 100 प्लस दर। याद रखें अधिमूल्यांकित शब्द लिखा हुआ आता है, सीधी सी बात है पहले से ज्यादा लिखा हुआ है। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो बुक वैल्यू है कितनी रेट दी हुई है 10% 5%, उससे आप कैलकुलेट कर लें और उसको नीचे 100 में ऐड कर दें। इससे जो अमाउंट अधिमूल्यांकित दर्ज किया गया है वो राशि आ जाएगी और वही आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में दर्ज करनी है। अब आपके दिमाग में यह भी आएगा कि अधिमूल्यांकित शब्द आ गया तो अधिमूल्यांकित डीआर में लिखें सीआर में, तो यह भी आपको समझना जरूरी है। अधिमूल्यांकित का मतलब है पुस्तकों में पहले से उस संपत्ति की वैल्यू ज्यादा लिखी हुई है, तो ज्यादा लिखी हुई है तो अब आपको वो कम करनी है। निकालने का तरीका यह है और जो राशि आएगी उस राशि को आपको रिवैल्यूएशन के डीआर में लिखना है क्योंकि पहले से ज्यादा लिखी हुई है, इसी का नाम अधिमूल्यांकित है। फिर आओ, कई बार अधिमूल्यांकित के साथ यह भी आता है कम मूल्यांकित, कम मूल्यांकित। कम मूल्यांकित शब्द आता है तो भी
राशि जो कम लिखी, राशि जो कम दर्ज, राशि जो कम दर्ज है, निकालने का तरीका यही है, पुस्तक मूल्य गुणा दर बट्टा 100 माइनस दर, बट्टा 100 माइनस दर। मैं जो कहना चाह रहा हूं स्थिति क्लियर कर ले। कम मूल्यांकित का मतलब है राशि जो कम दर्ज है वो निकालो पहले तो, पुस्तक मूल्य गुणा दर बट्टा 100 माइनस दर। जब दर दी भी आती है, दर दी भी नहीं आती है तो सीधा राशि निकालने की जरूरत नहीं है आपको, इन दोनों में निकली आ जाएगी वो। अब अधिक मूल्यांकित है तो हमेशा रिवैल्यूएशन डीआर होगा, कम मूल्यांकित है हमेशा रिवैल्यूएशन सीआर होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कम मूल्यांकित में संबंधित संपत्ति है उसकी वैल्यू पहले से कम लिखी हुई है, अब नया पार्टनर आ गया है तो आपको उसको वापस सही करना है, अर्थात उसकी वैल्यू बढ़ानी है। वैल्यू बढ़ाएंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट सीआर हो जाएगा। इन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है जब आप एक क्वेश्चन करें, न्यूमेरिकल या एंट्री करें, तो इस प्रकार से आपको वो राशि पहले निकालनी है, फिर आपको समझना है कि रिवैल्यूएशन में डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। तो ये टॉपिक इस कालांश में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।